चलिए, तो ई अधिवेशन में हम फिर से अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनोहर लाल जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद धन्यवाद अतुल जी। मनोहर लाल जी, जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसमें बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन हमने इस बात को सबसे ज्यादा फोकस करके रखा उम्मीदों के राही, और एक राही के तौर पर, एक उम्मीद के तौर पर प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है और आप लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन कोशिशों का नतीजा क्या दिखता है आपको इस खतरनाक परिस्थिति में, एक वैश्विक आपदा में? आवाज नहीं आ रही। नहीं, मनोहर लाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद इस वक्त आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। और जैसा मैंने सवाल किया था कि उम्मीदों के राही के तौर पर खुद उनकी तरफ से जो तमाम प्रयास किए गए हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। खुद आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि सरकार के साथ साथ आम जनता को भी समझना होगा, हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और ई अधिवेशन में हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारा मकसद भी यही है कि सरकार उन तमाम चुनौतियों को खुद भी समझती है और उसे पता है कि हाँ, क्या समस्याएं हैं प्रदेश में, देश में, वहां पर खामियां हो सकती हैं, अचानक से उत्पन्न हुई परिस्थितियां हो सकती हैं, दिक्कतें कई और तरह की हो सकती हैं, अड़चनें कई और तरह से निकल सकती हैं। उस बाधा को दूर हमें करना है तो उम्मीद हमें बनाकर रखनी होगी, और उम्मीदों के राही जो होते हैं वो सहारा बनकर अपने आप में आएंगे। और सरकार तो जनता ने चुनी है, तो जनता के बिना वो कहां चले जाएंगे, ये बात अपने आप में बहुत अहम है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इस बात का उनको एहसास भी होता है। जो इस वक्त की समस्या है वो दो तीन तरह से अगर हम देखें, एक तरफ एक बीमारी, एक वायरस, उसमें म्यूटेशन, दूसरी तरफ एक फंगस जो कि हमारे दिनचर्या में हिस्सा हुआ करता था, हमारे एनवायरनमेंट में है, आज वो तीन अलग अलग रंगों के माध्यम से चर्चा का विषय बन गया और लोगों के लिए इस वक्त खतरा बन बैठा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज है कि इस विपदा की घड़ी में हमारे पास कौन से अवसर हैं जिसको हम आगे तय कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, किस पर हमें आगे बढ़ना है। एक बार फिर से हमारे साथ मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर, मनोहर लाल जी। धन्यवाद। मनोहर लाल जी, जो सवाल मैंने किया था, आवाज नहीं पहुंच पाई थी। इस वक्त उम्मीदों के राही के तौर पर अपने मुखिया को जनता देख रही, जी। और आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर दिन संवाद कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, तमाम अन्य लोगों के साथ, गांव-गांव तक अपनी योजनाओं को या मौजूदा जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति कराने के लिए। खुद आपकी उम्मीद इस वक्त किस तरीके से बलवान हो रही है कि हां, हरियाणा सही दिशा में चल रहा? देखिए अतुल जी, हम लोगों ने पिछली जो पहली वेव थी उसका अनुभव भी किया जी, और अभी जो दूसरी वेव शुरू हुई है इसमें भी मार्च से लेकर के और लगातार मई तक ये जैसे बीच में बढ़ता चला गया। और हमारी जो अपेक्षा अनुसार अब ये घटना भी शुरू हुआ है, और अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी ठीक हो चुका है। जो हमारी डेली लगभग 16,000 तक एक्टिव केसेस की, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही थी, अब वो घट करके 3,500 आ गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी अब ठीक राह पर हम चल पड़े हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, चाहे वो शहरों में अस्पतालों की हों, चाहे गांव-गांव में जाने की बात हो, सब बातों में हम लोग ठीक लाइन पर ले आए हैं और एक राहत जो है हमको मिल रही है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस कोरोना की महामारी से हम छुटकारा पा जाएंगे। मनोहर लाल जी, हरियाणा वो पहला राज्य था जिसने इस बीमारी को तुरंत इसकी गंभीरता को समझते हुए पैंडेमिक घोषित कर दिया था, और तब से हमने देखा कि काफी हद तक हरियाणा में इसका प्रभाव से फर्स्ट वेव की अगर मैं बात करूं तो नहीं था। दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए कुछ हिस्सों को छोड़कर, दिल्ली से सटे कुछ इलाकों को छोड़कर, लेकिन सेकेंड वेव में यह सभी के लिए चुनौती बन गया, पूरे देश के लिए चुनौती बन गया, और खासतौर से ग्रामीण अंचल में प्रवेश कर गया। यहां पर अपने आप में किसी भी सरकार के लिए और किसी भी बड़े से बड़े ढांचे के लिए यह गंभीर हो जाता है कि एकदम से आई ऐसी परिस्थिति से हम कैसे निपटें। वहां पर आप लोगों ने जो कोशिश की उसको किस तरीके से आप धरातल तक ले गए?
अतुल जी देखिए, पहली जब वेव थी तो हमको इसका कोई बहुत अनुभव नहीं था, एकदम सब नई बातें थी हमारे लिए भी, बाकी सबके लिए भी। लेकिन वो जो अनुभव है, धीरे धीरे हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया। पहली वेव भले उस सीमा तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन उसके अंदर हमें अनुभव पर्याप्त हुए और उन पर्याप्त अनुभवों के कारण से दूसरी वेव तेजी से बढ़ी। तेजी से बढ़ने के बाद भी हमने उसको कंट्रोल किया और कंट्रोल करने में हमको सफलता मिली। जो 1.5 महीने में, 2 महीने में, यानी मार्च से शुरू होकर के और 12 मई तक एकदम स्टीप 5 टाइम्स देन फर्स्ट वेव बहुत आगे बढ़ गए। फिर हमने उस सारी चीज़ों का लाभ जो उठाया है पिछले अनुभवों का, हमने बेड्स की संख्या बढ़ाई, ऑक्सीजन का जो संकट आया उसको हमने ठीक किया, हमने होम आइसोलेशन के जो कार्यक्रम वो शुरू किए, घरों में लोगों को कहा कि वो घर में रहें, अस्पताल में सबको आने की आवश्यकता नहीं है, घर घर हमने आइसोलेशन किट्स पहुंचाए, हमारे जो डॉक्टर्स ने टेली मेडिसिन के माध्यम से और उन लोगों को जानकारियां दी, उनका जो इलाज है वो संभव हो पाया। तो ये सारी बातें करते हुए और हम लोग जो है उसको कंट्रोल में रख पाए। ये ठीक है कि आसपास की स्टेट्स का भी एक असर होता है, और हम चूँकि उत्तर भारत में, चाहे दिल्ली है, चाहे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन प्रांतों का भी असर कहीं ना कहीं जरूर आसपास होता है, क्योंकि कोरोना की कुछ सीमाएं नहीं है। पिछली बार दिल्ली में बढ़ा था तो दिल्ली के आसपास के जिलों में हमारे भी बहुत देखने को मिला। इस बार चूँकि दिल्ली में भी बढ़ा और साथ में चंडीगढ़ है, पंजाब है, उसका प्रभाव हमारे उत्तरी हरियाणा के जिलों पर भी पड़ा था। लेकिन अब हमने सब तरफ कंट्रोल किया है, हमारा प्रदेश भी कंट्रोल में आया है, बाकी भी प्रदेशों ने कंट्रोल में किया है, तो इसलिए हमको उसकी राहत मिली है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकल जाएंगे। मनोहर लाल जी हमारे साथ थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जुड़े हुए थे, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उनका कहना था कि इस वक्त सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना होगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि ऐसी सकारात्मक राजनीति का ये समय उनको एहसास हुआ है। लेकिन मौजूदा सवाल उनका एक और भी था। उनका कहना था कि विपक्ष की सलाह तो ली जा सकती थी, सर्वदलीय बैठक को लेकर वो ये कह रहे थे। देखिए, हमने पहली बार, आपको ध्यान में होगा, सर्वदलीय बैठक मैंने बुलाई थी। हम लोगों ने ऑनलाइन बैठकें की थी, कम से कम 4-5 बार हम मिले थे और उनके सुझाव आए थे, वो सुझाव भी हमने माने, हमने अपनी कठिनाइयाँ उनके सामने रखी, सब बातें शेयर की। लेकिन इस दूसरे जैसे शुरू हुई है हमारी दूसरी वेव जो शुरू हुई, तो इस दूसरी वेव के समय जिस प्रकार का उन्होंने रुख दिखाया जनता में, वो इलाज की तरफ कम आकर्षित थे, राजनीति करने की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे। वो हर बात में राजनीतिक एक बयानबाजी करके और अपनी राजनीति को सुधारना चाहते थे। अपने आप तो सरकार के सहयोग की बात करते थे और अपने आप सरकार की नाकामियां उस समय गणने लग जाते थे। सरकार का तो कोई नेतृत्व नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार दवाई खत्म हो गई है, सरकार ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। नेगेटिव चीज़ें सामने रख करके जनता को पहले बता करके अपने आप एजेंडा सेट करते हैं, अपने आप उसका उत्तर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम विपक्ष के साथ बातचीत नहीं करते हैं। विपक्ष का खुले मन से सहयोग करने का मानस हो तो आज भी हम इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष इस महामारी के कारण से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो तो फिर वो जो बोल रहे हैं वो भी जनता में बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, हम भी जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, जनता के कोर्ट में सब बातें जा रही हैं। राजनीति करनी है तो राजनीति के नाते से हम उत्तर देंगे, सहयोग करना होगा उन्होंने तो हम इकट्ठे बैठ करके सहयोग के नाते चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उस प्रकार की राजनीतिक भाषाएं, मुझे तो उसका उत्तर देना भी ठीक नहीं लगा कि अगर वो राजनीतिक पत्र लिखते हैं और उस नाते से मैं भी उसी प्रकार का उत्तर देता हूं तो इस प्रकार की एक बहसबाजी चल पड़ेगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। आज हमको इस महामारी को खत्म करने के लिए, इससे लोगों को बचाने के लिए, लोगों का बचाना हमारा दृष्टिकोण है, हमारा उद्देश्य है, हम उसको करने के लिए लगे हुए हैं। हम अनाप शनाप यानी राजनीति करने के बिल्कुल कतई भी हम इस फेवर में नहीं हैं। मनोहर लाल जी, आप चूंकि संगठन के व्यक्ति हैं, जब कहा माना जाता है कि संगठन जब मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत होती है और फिर पार्टी मजबूत होती है तो फिर कोई भी चुनाव आ जाए उसमें परिणाम वही निकलते हैं जो कि मजबूती के साथ निकलने चाहिए। आज हमें कोरोना ने इस बात को और एहसास दिलाया है कि हमें अपना तंत्र मजबूत करना होगा। जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर तमाम राज्यों ने और खुद हरियाणा ने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर, सुविधाओं से लेकर कोशिशें की हैं,
हमें लगता है कि ये कोरोना ने हमें एक सीख दी है कि हमें भविष्य के लिए इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना होगा। हरियाणा सरकार भी इसको लेकर बहुत गहनता से काम शुरू कर चुकी है, ये नहीं कि अभी शुरू करने वाली है, बल्कि काम शुरू कर चुकी है। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस कोरोना महामारी में हम सरकार के नाते भी लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस बीमारी से कैसे बचाव किया जाए सरकार के नाते तो कर ही रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी गांव-गांव जा करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, पत्रक बांट रहे हैं और किस प्रकार से इस बीमारी से यानी बचा जाए। गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, संगठन के नाते से पार्टी काम कर रही है, सरकार के नाते से हम काम कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने की बात आती है तो सहयोग भी करते हैं। इसलिए मजबूती से जनता में जाकर सारी बातें की जा रही हैं, कहीं कोई उसमें दो मत नहीं है। मनोहरलाल जी, अब सिर्फ कोरोना नहीं है, सेकेंड वेव जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, ढलान पर है, लेकिन थर्ड वेव की आशंका है। उस बीच में फंगस आ गया अलग अलग रंगों वाला और ये बड़ा खतरनाक है। हरियाणा ने तत्काल इसकी गंभीरता को समझा था और सरकार की तरफ से निर्देशित कर दिया गया था आप लोगों की तरफ से कि इसके लिए हर एक जो अस्पताल है वहां पर 20 बेड अलग से रखे जाएं। उसके साथ साथ आप लोगों ने हर एक रोगी की पहचान सुनिश्चित हो और मेडिकल कॉलेज में ही उसका ट्रीटमेंट हो। इसको लेकर एक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोगों की क्या चल रही है, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तमाम जगहों पर पूरे देश में? देखिए अतुल जी, एक चैलेंजेस के रूप में हमारे सामने कई बातें सामने हैं। पोस्ट कोविड इतने जितने प्रभाव पड़ने वाले हैं उसमें जैसे ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है और जो लोगों को कुछ सांस की बीमारी हो रही है, फेफड़ों की बीमारी हो रही है, जिनके कारण से मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हो रही है उनकी, और जो थर्ड वेव की बात आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि जो नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके नाते से हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के डिपार्टमेंट ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि हम थर्ड वेव आने पर किस प्रकार का हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, खास करके बच्चों की बीमारी, बच्चों को प्रभावित होने के बाद पीडियाट्रिक्स वार्ड, उनके बेड्स कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने सारी चर्चा शुरू कर दी है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज ही हमारी जितने भी CHCs है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ भी बहुत क्षेत्रों के अंदर 2-2, 3-3 कमरे की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, सामान्य उसमें व्यवस्थाएं हैं। अब उस जगह पर और व्यवस्थाएं करके, चाहे उसमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, चाहे उसमें और बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, पीडियाट्रिक्स के नाते से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके डॉक्टर्स इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। एक चैलेंज हमारा दवाइयों का भी है। जैसे हमने रेमडेसिविर के ऊपर तो अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो टोसिली था उसके कठिनाई आ गए थे, उसका जो राशनिंग हमें करनी पड़ी, यानी डॉक्टर्स का पैनल बनाना पड़ा कि जो भी कोई ज़रूरत है डॉक्टर के पैनल के माध्यम से उसको मिलेगी, लेकिन उस पर भी हम काबू पा गए हैं। अब स्थिति है जो ब्लैक फंगस की दवाई है, उसमें भी हमको अभी तक 1200 ही इंजेक्शन मिल पाए हैं। इसमें ज़्यादा आवश्यकता है। ये ठीक है, केंद्र सरकार ने 5 बड़ी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है ताकि उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो जाएगी और शुरू होने के बाद उसकी भी कमी दूर हो जाएगी। तो ये दवाइयों की भी कमी ये हमको खलती है और इसी प्रकार से आगे ब्लैक फंगस हो चाहे तीसरी वेव हो, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। इसलिए हम हर प्रकार की आपत्ति को ध्यान करते हुए उसकी तैयारी हमारी है। और शायद इसी का नतीजा है मनोहरलाल जी कि जब पिछले दिनों आप लोग तमाम अधिकारियों के साथ, अब जब प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे तो हरियाणा सरकार के काम को सराहा भी गया। आप लोग जिस रोड मैप के साथ बढ़ रहे थे इसका एहसास केंद्र सरकार को भी है, माननीय प्रधानमंत्री को भी है, लेकिन उस बीच में आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव भी रखे गए और कई ऐसी चीजें थी जो कि डिमांड के तौर पर थी, खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर। हरियाणा की स्थिति क्या है और आप लोगों की प्लानिंग क्या है, और वो भी तब जब ये कहा गया कि आपके पास भी टेंडरिंग का ऑप्शन है? देखिए, हमने कई बातें तो पहले से जो शुरू की थी, हमें अच्छा लगता है कि जब केंद्र सरकार भी उसको अपना लेती है और बाकी देश में लागू करती है। जैसे गांव-गांव में जाने की प्रक्रिया हमने बहुत पहले, हर गांव के अंदर हमारी टीम जाएगी घर घर जा करके और ऐसे सब प्रारंभिक जांच करके और जो भी सिम्टम्स हैं उनको देख करके, लोगों की पहचान करके उनको
डिस्पेंसरीज में, उनको पीएचसी में, सीएचसी में, आवश्यकता पड़ने पर कोविड हॉस्पिटल्स में भी ले जाएगी। 8,000 टीमें हमने बनाई, आज भी 5,000 गाँव के अंदर वो पहुंच चुके हैं। लगभग 20 लाख परिवारों में उनका जाना हो चुका है। आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरे हरियाणा में हर व्यक्ति तक वो टीमें टच कर लेंगी और उनका प्रारंभिक जांच कर लेंगी। ये विषय हमने रखा तो प्रधानमंत्री ने इस विषय को गंभीरता से लेकर के सारे देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फैला जाए और जा करके ये सारे काम किए जाए। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन का जहाँ तक विषय है, ये ठीक कहा आपने कि वैक्सीनेशन की कमी है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही कम आ रही है। केवल 2 ही कंपनियां अभी तक सप्लाई कर रही हैं। तीसरी कंपनी स्पुतनिक को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अभी उसकी वैक्सीनेशन आना प्रारंभ नहीं हुआ है। और भी कंपनियां हैं लाइन में जो लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं। हम जैसे ही वैक्सीनेशन का हमको उपलब्ध होती है तो हमारे जितने भी 18 से लेकर 45 तक वो वैक्सीनेशन भी पूरी होगी। अभी हमने उसमें एक विशेष वर्ग जो हमारा सरकारी एम्प्लॉइज का है, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन करके, ताकि फील्ड में जिन्होंने काम करना है सरकारी कर्मचारियों ने जी 18 साल से जितने बच्चों को वैक्सीन है तैयारी करनी है, जैसे केंद्र की ओर योजना बने उसको भी करेंगे। और मैं समझता हूँ हम समय से अपनी आस्थाएं सामने रखते हैं, केंद्र सरकार उसको पूरा भी करती है। हमारे अपना काम केंद्र सरकार की सहायता समझ सकता है, उसके कारण से हमको और ज्यादा मदद मिलती है। मनोहर लाल जी, एक सवाल इसलिए भी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मौजूदा दौर में कहा जाता है कि सवाल पूछे नहीं जा रहे। सवाल इस बात का है कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपने बड़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया, समझाया भी। लेकिन विपक्ष की भूमिका को आप आज के दौर में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने पहले कमेंट में कह दिया है बहुत सारी चीजें, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा सहयोग नहीं लिया जा रहा। वैक्सीनेशन को लेकर भी जिस तरीके से सिर्फ हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश में, अन्य तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने जो बयानबाजियां की, उसका भी कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम निकल रहा है कि बहुत सारे लोग इससे भयभीत हो गए हैं। अब सरकार की एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उनका डर भी दूर करे और वैक्सीन भी लगवाए। देखिए, मैं तो विपक्ष से एक अपेक्षा करूंगा कि डर का वातावरण ना बन सके। अगर कोई जिद कर सकते हैं तो स्वागत है। ऐसे मामले में हमको अपनी पार्टी की विचारधारा करके एक करके हमारा कॉमन दुश्मन है महामारी यानी कोरोना है, तो इस कॉमन जो हमारा दुश्मन है सबको मिलकर के लड़ना है। ये जो लोगों को डरने का काम है, एक पॉजिटिव वातावरण बनाए। ये पॉजिटिव शब्द दुर्भाग्य से ऐसा होगा कोरोना के साथ जोड़ा जाता है तो ये नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव कोरोना होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि पॉजिटिव व्यवहार, उनका जो आचरण है वो अगर पॉजिटिव रखेंगे तो उस नाते से निश्चित रूप से जनता का डर उतरेगा, जनता को विश्वास, एक उत्साह ये बनाना चाहिए। अब दवाई ऐसी चीज है जो एकदम थोड़ा तैयार नहीं हो सकती। वैक्सीनेशन के टीके तो आखिर कर्तव्य में बनाने हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, और उनको और तेज करने के लिए सरकार उनकी सहायता कर सकती है। हमने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया ताकि कोई भी कोरोना से जुड़ा हुआ कोई इम्प्लीमेंट बनाना है, कोई दवाई बनानी है, कोई आवश्यकता अगर किसी एंटरप्रेन्योर को जरूरत है तो 500 करोड़ रुपए में से 1 साल का इंटरेस्ट भी हमने छोड़ा, उसमें से तुरंत आकर तो लोन ले सकते हैं। कुछ लोग आए भी हैं, कईयों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, उसमें से उन्होंने लोन लिया है। तो ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर और इसमें सहयोग कितना करे, विपक्ष इसमें कैसे सहयोगी बन सकता है। आज भी मैं ओपन आपके माध्यम से ऑफर देता हूँ कि इस तरह भी अगर वो राजनीति करना छोड़कर अगर ओपन एक सहयोग की भावना से आते हैं तो मैं आज भी आपके माध्यम से उनको बुलाना चाहता हूँ। सायकाल मेरे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर बुलाना चाहता हूँ। सायकाल मेरे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर रहते हैं, भूपेंद्र से हुड्डा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा चंडीगढ़ ही रहते हैं, तो 5 मिनट में यहाँ आ सकते हैं। आपके माध्यम से ऑफर देता हूँ कि अगर वो सहयोग की भावना से आते हैं तो हमको बुलाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भय का वातावरण छोड़ दें, राजनीति करना छोड़ दें, तभी उसमें उपयोग होगा। मनोहर लाल जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं इसी सवाल को लूंगा जो इस वक्त टूल किट से लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे नेता जिन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि वैक्सीन तो बीजेपी की है, लेकिन अब वैक्सीन लगाने की कतार में यहां लगवा चुके हैं। राकेश टिकैत जो कि इस वक्त किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, किसानों को उन्होंने मना किया लेकिन खुद उन्होंने वैक्सीन लगवाई, और अच्छी बात है कि उन्होंने लगवाई, लगवाना भी चाहिए, उनके लिए भी वैक्सीन बनी थी। ये जो रवैया है ये क्या है और इसका क्या परिणाम वो चाहते हैं?
देखिए, मैंने बताया कि प्रारंभ में हर व्यक्ति हर चीज़ में से राजनीति करना शुरू करता है। उसमें हमारे राकेश टिकैत हों, हमारे चडूणी हों, किसान नेता हों, या और ऐसे पॉलिटिकल अथवा नॉन पॉलिटिकल लोग जो केवल राजनीतिक विरोध के कारण से विरोध करते हैं, उसमें से उनको और कुछ नहीं सूझता। प्रारंभ में विरोध करेंगे और बाद में आकर के वो कहेंगे कि नहीं नहीं आपकी बात ठीक है, फिर उसी लाइन पर आकर के खड़े हो जाएंगे, चल पड़ेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अगर वो दिशा में आते हैं, उस दिशा में आते हैं तो उनका स्वागत करता हूं। आज भी वो सब मिल करके आह्वान करें, चाहे किसान हो चाहे जनता में कोई भी हो, कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए। उस टेस्टिंग के माध्यम से जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको स्वीकार करें। कम से कम वो हेल्थ सर्विस के प्रति अविश्वास प्रकट न करें। अगर हेल्थ सर्विसेज के प्रति अविश्वास प्रकट किया तो ये बहुत बड़ा एक दुष्कर्म हो जाएगा और इसका परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमें कुछ बातों पर विश्वास करके चलना चाहिए, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही मेरा इसमें कहना है। बहुत संक्षेप में एक सवाल आपसे लूंगा। इस देश की पहचान आंदोलन की है, आंदोलन होते रहे हैं और आज भी चल रहा है, उसको किसी ने रोका नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार ने रोक दिया है, लेकिन उस आंदोलन के बीच में अगर अस्पतालों को निशाना कोई बनाए तो वहां पर एक सख्त संदेश भी जाना चाहिए। इनको समझाने का क्या तरीका है? देखिए, ये बात तो ठीक है आपकी कि एक सीमा से आगे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई सी प्रकार की हिंसा ना हो, वातावरण ना बिगड़े। आज हम एक बहुत बड़ी महामारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस महामारी के साथ लड़ाई लड़ने में अगर हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट होकर के कहीं और लगता है तो अल्टीमेटली उस आंदोलन का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन इस महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है ये हमारी कमज़ोर पड़ेगी, तो हम इसको कमज़ोर नहीं करना चाहते। हम निश्चित रूप से उनके साथ बैठ के बात भी करना चाहते हैं। मैंने कई बार अपील की है कि अभी आंदोलन को समाप्त कर दें। अगर महामारी समाप्त होती है, दोबारा से आकर के आंदोलन करना हो तो बेशक करें, हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आंदोलन के लिए आज कम से कम हम महामारी को देख करके अपना आंदोलन समाप्त करें, ये मैंने कई बार अपील भी की है और इसलिए हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मनोहर लाल जी, एक आखिरी सवाल। सरकारें अपना प्रयास करती हैं, एक मीडिया चैनल होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी तमाम डॉक्टरों से ओपीडी के जरिए दर्शकों तक उनके सवाल पहुंचाते हैं या उनके सवाल उन डॉक्टरों तक पहुंचाते हैं, उनको सही जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा जो आईटीवी परिवार है, आईटीवी ग्रुप है, वो भी जल से लेकर तमाम तरह की मुहिम पहले से कि संरक्षण कैसे करना है, चुनौतियां क्या हैं, वो तो चलाते रहे। आज कोरोना के दौर में भी हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं उन तमाम गरीबों के लिए दवा कलेक्ट करना, उन तक पहुंचाना और इन तमाम परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहना। यहां पर सरकार को सहयोग की हर एक क्षेत्र से जरूरत है, वो भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा अतुल जी आपने। मैं इस विषय को लेकर के इंडिया न्यूज़ का पूरे मीडिया ग्रुप का बहुत आभारी हूँ, मैं उनकी सराहना करता हूँ और केवल आप ही को नहीं तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये समय ऐसा है कि सबको एक दूसरे का सहयोग करके और एकजुट होकर एकता की भावना से हमको आगे बढ़ना चाहिए। आखिर ये एक राष्ट्रीय दायित्व है। आखिर कोई ऐसा इसमें व्यवसाय का या प्रोफेशनलिज्म का या कोई राजनीति का कहीं कोई स्थान नहीं है। हम सब मिल करके इसमें काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। कोरोना महामारी को दूर करेंगे, कोरोना हारेगा, हम सब जीतेंगे, यही हमारी भावना है। मैं इसके लिए आपकी बहुत सराहना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया हमारे ग्रुप की इस कोशिश की सराहना के लिए। मनोहर लाल जी, एक सवाल और आया। जब कोशिश की बात होती है, दिल्ली ने भी बहुत कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनसे ज्यादा कोशिश किसी ने नहीं की है। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके भी प्रयास हो रहे होंगे, लेकिन उस बीच में जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर एक टका सा जवाब आ गया, क्या हरियाणा के पास भी उतनी डिमांड नहीं थी? उनकी पहले से डिमांड पूर्ति थी? ये आरोप जो लग रहा राजनीतिक तौर पर, कई और दल लगा रहे, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपको उस पार्टी को भी समझना है, क्योंकि आपने उस पार्टी को संगठन में रहकर मजबूत किया है। आज उस पार्टी को केंद्र में सत्ता चलाने का मौका मिला है और वहां पर प्रधानमंत्री लगातार सबसे संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के शासित जो राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों से बात करते हैं। आप जरा प्रश्न दोबारा से दोहराएंगे तो समझ में आएगा। मेरा सवाल सर ये था कि आज के दौर में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, आप हो, सभी दल ये कह रहे हैं, आप लोग नेता लोग कह रहे हैं कि हाँ,
एक सरकार के तौर पर हम सबको साथ रहना होगा। उस दौर में कुछ नेता ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ दिया नहीं जा रहा। मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया था, वहां पर जो स्थिति थी उसका प्रभाव हरियाणा ने झेला। हरियाणा के कई जिलों में दिल्ली के लोग आकर उपचार कराकर गए और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हरियाणा ने निभाई। ये आरोप क्यों लगते हैं? ये एक तरफा राजनीति है क्या, या यहां पर कोई बंटवारा किया है सरकार ने, जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं केंद्र स्तर पर? देखिए, मैंने फिर कहा कि ये जो राजनीति करने का जो मानस है, जो एक लालच है, ये हम सबको छोड़ना होगा। आज दिल्ली की आबादी, हरियाणा की आबादी, आप हिसाब लगा के देख लें, 2 करोड़ 90 लाख की आबादी हमारी है और लगभग 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख आबादी दिल्ली की है। दोनों प्रदेशों को कितने कितने टीके मिले हैं, उसका एक आप लोग अगर हिसाब लगाएंगे तो अनुपातिक दृष्टि से दिल्ली कहीं पीछे नहीं है। अब किसी स्टेट को ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, ऐसा तो आखिर केंद्र सरकार भी ये भेदभाव नहीं कर सकती है। हमको जितना मिल रहे हैं हम लगा रहे हैं, उनको जितने मिले हैं उनको लगाए हैं। अब ये ठीक है कि हमने एक रेगुलर स्पीड से लगाए हैं। हमारे आज भी प्रतिदिन 60,000 से 80,000 इंजेक्शन रोजाना लग रहे हैं। हम चाहें तो 3 लाख का अगर लॉट आता हम एक ही दिन में लगा सकते हैं, लेकिन इसको रेगुलरली 60-70,000 लगा करके हम अपनी पेस को, अपनी स्पीड को बनाए हुए हैं। और कोई स्टेट अगर 3 लाख आएगा और एक ही दिन में लगाएगा, अगले दिन कहेगा मैंने अपने केंद्र बंद कर दिए हैं क्योंकि मेरे पास इंजेक्शन नहीं है, मेरे पास वैक्सीनेशन के टीके नहीं हैं। अब वैक्सीनेशन के टीके तो जैसे जैसे उपलब्ध होंगे सारे देश में वैसे ही लगाने पड़ेंगे। आखिर वैक्सीनेशन के टीके हमको कम से कम 80 करोड़ से 90 करोड़ से ज़्यादा चाहिए। हमारी 100 करोड़ से ऊपर आबादी है और अगर 2 इंजेक्शन लगे तो उस हिसाब से 200 करोड़ से भी ऊपर चाहिए। लेकिन ये आएंगे जैसे बनेंगे उस हिसाब से सबको बांटे जाएंगे। उनको भी एक रेगुलर सिस्टम से अपने इंजेक्शन, वैक्सीनेशन ये लगाने चाहिए। और इस प्रकार से बोलने से कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आज आप हिसाब लगा लीजिए कि दिल्ली को अभी तक कितने वैक्सीनेशन मिले हैं, हरियाणा को कितने मिले हैं, उत्तर प्रदेश को कितने मिले हैं, क्या आबादी के हिसाब से मिले कि नहीं मिले, आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर, इन आलोचनाओं का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मनोहर लाल जी, एक आखिरी सवाल। आपने हालांकि इसका पहले ही जवाब दे दिया था कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास इस कोरोना की लड़ाई के बाद, इस बीमारी के खत्म होने के बाद फिर से आंदोलन का मौका होगा और बातचीत के तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसी बीच में एनएचआरसी की तरफ से नोटिस दिया गया है सरकारों को, जिसमें 3 गवर्नमेंट्स है, दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश की है और हरियाणा की, ये कहते हुए कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खुद के लिए भी कोविड में अपनी दिक्कत बढ़ा रहे और दूसरों के लिए भी। यहां पर अब सरकार की भूमिका हो जाती है। हालांकि आप अपील भी कर चुके, प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आखिरी में उनके लिए? और फिर उसी में एक और सवाल जोड़ देता हूं सर, आने वाली जो आशंका वाली वेव है कि 3rd वेव आएगी, उसमें खासतौर से बच्चे, उन पर प्रभाव की आशंका है, उसकी प्लानिंग भी बहुत लंबे तरीके से हमें करनी है, आप लोग उस पर लगे हुए होंगे। आज जैसे मैंने बताया कि जो आज से 15 दिन पहले वातावरण था अब वो ठीक हो चुका है। अब उनके जितने धरने हैं वहाँ भी वैक्सीनेशन के टीके वो लगवा रहे हैं, अभी टेस्टिंग भी करा रहे हैं। गांव-गांव में हमने जो टीमें भेजी हैं, वहाँ पहले कुछ गांव में विरोध हुआ था, अब एक आध गांव ने तो खुल करके, जो पंचायत का पैरेलल दूसरा ग्रुप है उन्होंने पंचायतें की, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई भी सरकारी कर्मचारी आएगा उसका हम स्वागत कराएंगे, टेस्ट भी कराएंगे, वैक्सीनेशन के टीके भी लगवाएंगे। अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है या जैसे जैसे इस महामारी के प्रकोप का भय बन रहा है, वैसे वैसे लोगों को पता लग रहा है कि इसके बिना कोई चारा नहीं है, आखिर जान है तो जहान है, ये सबको ध्यान में आता है। वो लोग अगर पालना नहीं करेंगे लॉकडाउन जैसे कार्यक्रमों की, या हमने जैसे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का जो कार्यक्रम लागू किया है, इसकी पालना अगर नकारेंगे तो उसमें से तो लगता है कि केवल विरोध के कारण से विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें तो जनता के हित के लिए कार्यक्रम लागू किए हैं, कोरोना को भगाने के लिए किए हैं। हमारी इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो लोग समझ पा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि प्रभु उनको सबको सद्बुद्धि देगा और सब लोग इस लाइन में आकर के और कोरोना को महामारी को दूर करने के लिए एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये उनके विरोध जो है ये चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोहर लाल खट्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारे साथ थे और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और साथ में ये भी कहा कि देखिए, पत्र कोई खुला लिख सकता है, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन हर पत्र का जवाब नहीं दिया जाता अगर वहां पर कोई राजनीतिक मंशा दिखाई देती है। हाँ,
अगर वाकई मंशा ठीक है विपक्ष की तो वो संवाद भी कर सकता है, सवाल भी पूछ सकता है, बैठक के लिए सुझाव भी दे सकता है, बिना बैठक के भी सुझाव वो दे सकता है। लेकिन उसके बीच में जब राजनीति प्रवेश करती है तो समस्या आती है। और ये बात देखिए, कोई एक व्यक्ति नहीं कहता, हर जिम्मेदार व्यक्ति कहता है जो उस पद पर बैठा हुआ है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो चुनौतियां बड़ी हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही, कुछ जिम्मेदारियां विपक्ष की हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां समाज की भी हैं, उनकी तरफ से अगर कोशिश हो जाए तो बेहतर होगा। बाकी राजनीति चलती रहती है। ई अधिवेशन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार नए सिरे से नए लोगों के साथ फिर से ये अधिवेशन हम लेकर आएंगे इंडिया न्यूज हरियाणा पर, क्योंकि मुहिम जारी हमें रखनी है और साथ में जागरूकता वैक्सीन को लेकर, बीमारी को लेकर, सरकार के काम को लेकर या सरकार की कमियों को लेकर, इसके बारे में भी चर्चा होना जरूरी है। नमस्कार।